भैया बहनों, वंदे मातरम। आज हम पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक के अंतर्गत पेज नंबर 27 इस पर क्रियाकलाप 3.3 निकालेंगे। बाएं और ऊपर सभी अपने विज्ञान की पुस्तक खोलिए। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। भारत का और विश्व का यानी संसार का नक्शा लेंगे। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए यानी निशान लगाइए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग भी कर सकते हैं। रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम यानी इस क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। संसाधित का मतलब है साफ करना। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। जो भेड़ बकरियों को चराते हैं उन्हें बोलते हैं गडरिया। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचे पदार्थ को कहते हैं खली या खल, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता यानी अच्छी से अच्छी ऊन और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना यानी रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है वो ये बताया गया है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्नलिखित चरण यानी चरण का मतलब है एक के बाद क्या क्या करना है वो बताया गया है नंबर से, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। पहला चरण यानी सबसे पहले क्या करते हैं, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। चित्र 3.8 है। ये प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए। सारणी आप देख रहे हैं 3.1 भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता, राज्य जहाँ पाई जाती है। लोही अच्छी गुणवत्ता की ऊन वो राजस्थान, पंजाब में। रामपुर, बुशायर, भूरी ऊन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नाली, नली, गलीचे की ऊन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बाखरवाल ऊनी शॉलों के लिए जम्मू और कश्मीर। मारवाड़ी मोटी रुक्स ऊन गुजरात। पाटनवाड़ी होजरी के लिए गुजरात। अब पेज नंबर 28 पर देखिए बाईं ओर ऊपर। बूझों को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कटिंग करवाते हैं तो ऊपर से बाल काट लिए जाते हैं, छोटे किए जाते हैं, परंतु जब बाल खींचते हैं तो वो जड़ सहित चमड़ी में होते हैं तो इसलिए दर्द होता है खींचने पर। लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं
जैसे आपके उग जाते हैं। चरण 2 दूसरा कार्य है, दूसरा नंबर है चरण का, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रम यानी क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। चिकनाई को, धूल को, इनको हटाने को क्या बोलते हैं? अभिमार्जन। ध्यान रहे सभी भैया बहन, ध्यान रखिए कि पहले अच्छी तरह धोया जाता है, धोने के बाद, धोने से उसमें चिकनाई और धूल है वो गर्त आदि निकल जाती है और ये क्रिया अभिमार्जन कहलाती है, धोकर सुखाने के बाद में। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। आजकल मशीनों से ही ये शुद्ध करने का काम हो जाता है। चित्र 3.8 बी और सी देखिए। ए वाला चित्र पेज नंबर 28 पे, बेड की ऊन उतारना। बी में टंकियों में अभिमार्जन डालकर धोया जाना, और सी वाला है मशीनों द्वारा अभिमार्जन, और चौथा है डी में ऊन का धागा बनाया जाता है। चित्र 3.8 भेड़ की ऊन रेशों को संसाधित करने के लिए विभिन्न चरण। व्यावसायिक संकट भी देखिए आप। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, यानी खून में बीमारी हो जाती है, जिसे सोरटर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। परीक्षा में आ जाए व्यावसायिक संकट किसे कहते हैं, तो ये वाला है। आगे देखिए तीसरा चरण क्या है। तीसरे चरण में अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है और रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। चौथा चरण है, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। 5वां चरण, रोगों रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। बाद में रंगा जाता है इसको अलग अलग रंग में। छठा चरण है, अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। चित्र 3.8 डी, लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। बूझो ये जानने को उत्सुक है, यानी उसकी जानने की इच्छा है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते हैं जितना ऊनी स्वेटर रखता है। क्रियाकलाप 3.4, अपने सहपाठियों यानी साथ पढ़ने वाले भैया बहनों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। सही है, कोई गलत नहीं है। 3.2 रेशम। अब हमने ऊन के बारे में जानकारी कर ली, अब रेशम के बारे में जानकारी करेंगे। जो रेशम कीट है वो शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है, और रेशम सिल्क के रेशे भी जानतव्य रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। परीक्षा में आता है सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर है ये कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। भाई रेशम का कीड़ा है वो कैसे पैदा होता है, फिर कौन सी अवस्था में, फिर कौन सी अवस्था में, और ये कैसे रेशम उससे प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र, लेकिन उसके पहले नीला जो बॉक्स दिया है इसको पढ़ते हैं। भारत में रेशम उत्पादन से संबद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी महिलाएं खूब काम करती है इसमें, रेशम के कारखाने में। रेशम कीट के पालन कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है।
सारे संसार में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पर प्राप्त किया जाता है? चीन देश में। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। अब इस बॉक्स से ऊपर जो पैराग्राफ दिया है, रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये ध्यान कर लें, ये प्रश्न आ सकता है, अंडरलाइन कर लें दोनों लाइनों को। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए पेज नंबर 30 निकालिए। तैयार होता है तो ये प्यूपा कोशित कहलाता है जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पहले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, यानी छोड़ता है, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। चित्र 3.9 रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है? ये चित्र देखेंगे, नर, बी वाले में मादा, वयस्क रेशम कीट, शहतूत की पत्ती पर अंडे देना, और डी रेशम कीट, और फिर ई में कोकून और एफ में कोकून में विकासशील कीट। चित्र 3.9 ए से एफ रेशम कीट का जीवन चक्र दिखाया गया है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। भैया बहनों, जितना मैंने पढ़ाया उसे ध्यान से पढ़ें। जो भी अंडरलाइन करवाई है उन लाइनों को ध्यान से देखिए। धन्यवाद।